भारतीय राजनीति की सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ अक्सर संसद में नहीं बल्कि फाइलों में बंद कमरों के इन खामोशी दीवारों में लड़ी जाती है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब मोदी युग अपने अंतिम पड़ाव पर होगा तो देश की असली कमान आखिर किसके हाथों में जाएगी। हैरानी की बात यह है कि यह लड़ाई सिर्फ अगले प्रधानमंत्री के लिए नहीं बल्कि बीजेपी की उस रिमोट कंट्रोल की है जो पूरे देश का भविष्य तय करता है। एक तरफ है अमित शाह, चुनावी मशीनरी के मास्टर और मॉडर्न डे चाणक्य जो डेटा और गणितज्ञ से देश चलाना जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है एक ऐसी शक्ति जो सड़कों से उठा एक जैन सलाहत है और हिंदुत्व का वह खुला ऐलान जिसको रोकना नामुमकिन से नामुमकिन। आज यहाँ पर मैं चेतावनी दूंगा, तो अब यहाँ से खेल शुरू होता है। यह टकराव दो नेताओं का नहीं बल्कि डेटा वीएस इमोशन और दिल्ली वीएस लखनऊ का है। क्या आपको पता है कि 2017 में दिल्ली अपने सीएम का नाम घोषित करता है तो यूपी ने उसे एक झटके में नकार दिया। शॉकिंग फैक्ट यह है कि अमित शाह को उसी दिन एहसास हो गया कि योगी आदित्यनाथ एक सिर्फ मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि एक इंडिपेंडेंट पावर सेंटर है जो दिल्ली के इशारों पर नाचने वाला नेता नहीं बल्कि वह एक जीता जागता हिंदुत्ववादी है। तब से अमित शाह की नजर में योगी आदित्यनाथ एक खतरा महसूस होने लगे। दोस्तों, इसका सबूत हमें तब मिलता है जब 2024 में यूपी का कमान योगी आदित्यनाथ ने ले ली। फिर योगी आदित्यनाथ के करीबी लोगों का जैसे मानो टिकट ही कट गया। अमित शाह को इतना तर्क पर तर्क लगाने के बाद भी ट्विस्ट यह है कि यूपी के जमीन पर सिर्फ एक ही ब्रांड चमकता है और वह है योगी आदित्यनाथ। सोचिए, जहां अमित शाह के पास पूरा सिस्टम, सरकारी संगठन, रिसोर्सेस है, इसके बावजूद भी इन्हें योगी आदित्यनाथ से किस चीज की डर है। लेकिन वहीं पर योगी आदित्यनाथ जी के पास सिर्फ एक चीज है, मास अपील। एक ऐसा अपील जो इलेक्शन मशीन भी नहीं खरीद सकता। लेकिन दोस्तों, आपके मन में यह जरूर सवाल उठ रहा होगा कि आखिर मैं इन चीजों की बातें ही क्यों कर रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों, हमारे लिए असली डर तब शुरू होता है जब सत्ते के शिखर पर बैठे लोग आपस में टकराना शुरू कर दें। और आज बीजेपी के अंदर यह तांडव की इमेजिनरी पनप रही है। हैरानी की बात यह है कि यह दो पॉलिटिकल पार्टीज के आइडियोलॉजी का जंग नहीं है बल्कि एक तरफ अमित शाह के माइक्रो मैनेजमेंट की है तो दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ के अग्रेसिव और कट्टर हिंदुत्ववादी अपील की है। दरअसल दोस्तों, सत्ता में बैठे लोग इस बात को लेकर डर चुके हैं। यह चर्चा कोई आम विषय नहीं, अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के टकराव की है जिसकी वजह से दिल्ली के पावर सर्कल में बैठे लोग इसे अपने लिए एक बड़ा खतरा मानते हैं। दोस्तों, अब थोड़ा पीछे चलते हैं जिस पल ने अमित शाह को झटका दिया था। आज से ठीक 9 साल पहले 2017 में बीजेपी ने यूपी में हिस्टोरिकल जीत हासिल की और पार्टी के हाई कमांड का पहला पसंद मनोज सिन्हा बन गए जो कि बीजेपी के लिए एक सॉफ्ट स्पोकन और सेफ नेता माने जाते थे। लेकिन उसी टाइम एक ऐसी घटना होती है जो कि भविष्य में हल्का मचाने वाली। एक इलेक्शन के टाइम मनीष शाह एक मंदिर में आशीर्वाद लेने गए थे, लेकिन उसी टाइम योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषणों और अपने कट्टर स्पीच की वजह से पूरा गेम ही पलट दिया था। क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने आरएसएस और विधायकों के सपोर्ट के जरिए ऐसे मोबिलाइज किए कि दिल्ली देखते ही रह गई। तभी से एक रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच दुश्मनी की शुरुआत हो गई। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक टाइम पर खुद प्राइम मिनिस्टर भी योगी आदित्यनाथ के इस छवि से डरते थे नहीं, अभी भी डरते हैं। नेशनल हेराल्ड के एक रिपोर्ट के मुताबिक मोदी जी नहीं चाहते थे कि योगी आदित्यनाथ केरला या गुजरात में जाकर अपना प्रचार करें क्योंकि उन्हें डर था कि विकास का एजेंडा कहीं हार्डकोर हिंदुत्व के पीछे ना छुप जाए। लेकिन योगी रुके नहीं, अपने ही घर में यूपी को बुलडोजर पॉलिटिक्स का एक मॉडल बना दिया और एक ऐसा इमेज खड़ी कर दिए जो कि मोदी और शाह से बिल्कुल अलग था। इसका नतीजा यह निकल करके आया कि योगी सिर्फ एक सीएम ही नहीं बल्कि एक ऐसा ब्रांड बन गए जिसके बिना बीजेपी का काम चलना मुश्किल हो गया। अब आते हैं सबसे बड़े धमाके पर। 2024 का वह लोकसभा इलेक्शन यूपी में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन से लेकर शुरू हुआ, लेकिन शाह और योगी के बीच एक वार छिड़ गया जो आज तक किसी ने नहीं देखी थी। लेकिन दोस्तों, सबसे हैरानी वाली बातें यह निकल कर आई जब यूपी में बीजेपी की सीटें 62 से घटकर 33 पर आकर रुक गई। यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल पॉइंट था कि कहा जाता था कि अमित शाह ने यूपी के वोटर लिस्ट में से 4 करोड़ वोटर का नाम गायब कर दिया था सिर्फ योगी आदित्यनाथ को हराने के लिए। लेकिन यह बैक फायर कर गई। इसके बाद जो हुआ और भी खतरनाक था। योगी जी ने साफ शब्दों में कह दिया कि इसमें 90% वोटर खुद बीजेपी के ही थे। अब सोचिए जरा, क्या यह सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव मिस्टेक थी या किसी को नीचे गिराने की एक गहरी साजिश? इसका इफेक्ट अभी तक नजर आता है जिससे योगी आदित्यनाथ अपने सत्ते में अपने पसंद का एक डीजीपी अपॉइंट नहीं कर सकते हैं क्योंकि दिल्ली से अप्रूवल ही नहीं आता है।
इतना ही नहीं दोस्तों, यूपी के डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक और नए प्रेसिडेंट पंकज चौधरी सीधा दिल्ली को रिपोर्ट भी करते हैं, उसके बाद भी कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्रांड बनता है, एक ऐसा ब्रांड वैल्यू जो कि एक टाइम पर एलके आडवाणी और राजनाथ के होने के बावजूद भी मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई रोक नहीं पाया था। उसी तरह से योगी आदित्यनाथ आज के दौर पर एक ऐसे ब्रांड बन चुके हैं जो अमित शाह के पास कितने भी सिस्टम हो सकते हैं इलेक्शन को जीतने के लिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पास जन समर्थन का एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो पूरे सिस्टम को चैलेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों असल में सवाल यह नहीं है कि 2027 में प्रधानमंत्री कौन बनेगा, क्या बीजेपी इस इंटरनल वार को झेल पाएगी, क्योंकि दोस्तों एक तरफ है चाणक्य की स्ट्रेटेजी और दूसरी तरफ है बुलडोजर से रास्ता साफ करने का एक जिद। अब दोस्तों अब आप बताइए कि देश का असल कमान आखिर किसके हाथों में जाना चाहिए, अमित शाह या योगी आदित्यनाथ? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर यह डीप एनालिसिस आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि असली कहानी तो अभी शुरू हुई है।